शांति। विदिशा में शांति का मतलब युद्ध का न होना नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसी खामोशी जिसमें हर पक्ष अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। दिव्य ऊर्जा न्यास का गठन हो चुका था और उसका पहला सबसे विस्फोटक एजेंडा, मकबरे की संयुक्त जांच, शुरू होने वाला था। अनिका अपने कक्ष में खड़ी थी और उसके सामने उसका छोटा भाई आदित्य खड़ा था, जो उस ऐतिहासिक संयुक्त कार्य दल का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने एक साधारण लेकिन मजबूत योद्धा का कवच पहना था और उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक गहरी, गंभीर जिम्मेदारी का भाव था। आयला, मेरा छोटा भाई तो बड़ा हो गया, अनिका ने मन में सोचा उसे देखते हुए। कल तक तो ये मेरी जासूसी कर रहा था और आज मेरे सबसे रिस्की प्रोजेक्ट का टीम लीड बन गया है। अगर ये मेरी कंपनी होती तो इसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड पक्का मिलता। बस उम्मीद है कि यह मिशन इसके रिज्यूमे पर एक अचीवमेंट की तरह लगे, न कि किसी शोक संदेश की तरह। सब कुछ याद है ना आदित्य? अनिका ने अपनी सीईओ वाली आवाज में पूछा, लेकिन उसके अंदर की बड़ी बहन चिंतित थी। किसी भी चीज को छूना नहीं, हर पत्थर, हर प्रतीक का विस्तृत चित्र बनाना, और सबसे जरूरी, किसी भी पक्ष को दूसरे पर हावी नहीं होने देना। तुम वहां एक लीडर हो, सिर्फ मेरे भाई नहीं, मुझे याद है भ्राताश्री, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझे कभी निराश नहीं कर सकते आदित्य, बस जिंदा लौट आना ब्रो। मेरे HR डिपार्टमेंट के पास अभी मिशन पर शहीद होने वाले कर्मचारियों के लिए कोई मुआवजा पॉलिसी नहीं है। आदित्य के जाने के बाद अनिका अपने कक्ष में अकेली रह गई। उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था, अपने भाई को शेरों की मांड में भेजकर, लेकिन यह जरूरी था। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके। वह अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर उस 6 सदस्यीय दल को परिषद से निकलते हुए देख रही थी। वह एक अजीब, बेबस माँ की तरह महसूस कर रही थी, जो अपने बच्चे को स्कूल के पहले दिन भेज रही हो, ये जानते हुए कि स्कूल किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर बना है। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने खुद को अपनी कुर्सी पर गिरा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ओके अनिका, एक क्राइसिस मैनेज्ड, दूसरा डेलीगेटेड। अब शायद 2 मिनट की शांति, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने उसे देखा। उसकी लिखने वाली मेज पर, जहां कुछ पल पहले कुछ नहीं था, एक छोटी चमकती हुई वस्तु रखी थी। यह एक सोने का सिक्का था, लेकिन यह विदिशा के किसी भी सिक्के जैसा नहीं था। यह सिद्ध रूप से गोल था, आश्चर्यजनक रूप से भारी था, और उस पर किसी राजा का चेहरा नहीं, बल्कि जटिल ज्यामितीय पैटर्न बने हुए थे, जो मकबरे की दीवारों पर बनी नक्काशी की याद दिला रहे थे। अनिका अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। व्हाट, ये कहां से आया? मेरे कमरे में तो अमेज़न की डिलीवरी भी नहीं आती। क्या ये कोई जादू है? या उसने सिक्के को उठाया। उसका स्पर्श ठंडा और चिकना था, किसी भविष्य की धातु जैसा। क्या ये मेरे कॉस्मिक बॉस की तरफ से मेरा पहला परफॉर्मेंस बोनस है? उसके दिमाग में एक शरारती विचार कौंधा। आयला, शांति वार्ता सफलतापूर्वक कराने का इंसेंटिव। कमाल है। क्या इसका कोई रिडीम कोड भी है? क्या मुझे इसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस युग में तो सेंसेक्स भी नहीं है। वह सिक्के को घुमा फिराकर देखने लगी, किसी जासूस की तरह। ये कोई साधारण सोना नहीं था, इसमें एक हल्की सी, लगभग न महसूस होने वाली ऊर्जा की कंपन थी। तभी उसे याद आया क्षेत्रपाल का उपहार, वह दूसरा दृष्टिपाषाण। उसने उसे अपनी थैली से निकाला। यह एक ब्रह्मांडीय वॉकी टॉकी था और उसने अब तक इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। ओके अनिका, टाइम टू मेक फर्स्ट ऑफिशियल इंटर डायमेंशनल कॉन्फ्रेंस कॉल। उम्मीद है नेटवर्क कवरेज अच्छा होगा। उसने पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींचा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, उसने सिर्फ एक विचार पर ध्यान केंद्रित किया। एक सवाल, यह सिक्का क्या है? एक पल की खामोशी, और फिर उसके दिमाग के भीतर एक आवाज गूंजी। यह आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसकी चेतना से बात कर रही थी। एक क्षेत्रपाल की गहरी, शांत आवाज थी। उपलब्धि, तुम्हारी पहली और आखिरी नहीं। उपलब्धि?
अचीवमेंट? मतलब ये सच में एक रिवॉर्ड है? अनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो पूरा प्ले स्टेशन वाला गेम चल रहा है। एक लेवल पार करो, एक ट्रॉफी जीतो। इस सिक्के का, इसका उद्देश्य क्या है? उसने एक और विचार भेजा। ज्ञान, शक्ति, चाबी। जब सही संख्या एकत्र हो जाएगी तो एक नया द्वार खुलेगा। कौन सा द्वार? खामोशी। क्षेत्रपाल का कनेक्शन कट चुका था। आयला, बात तो पूरी करता। ये तो कस्टमर केयर वाले जैसा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही फोन काट देता है। अनिका ने अपनी आंखें खोली। उसके एक हाथ में वह रहस्यमयी सिक्का था और दूसरे में वह ब्रह्मांडीय संचार उपकरण। वह अब सिर्फ एक सीईओ नहीं थी, वह एक ऐसे खेल की खिलाड़ी थी जिसके नियम उसे धीरे धीरे पता चल रहे थे। उसने उस सिक्के को अपनी कमर में बंधी एक छोटी गुप्त थैली में छिपा लिया। ये उसका पहला अचीवमेंट बैज था। वह नहीं जानती थी कि उसे और कितने सिक्के जीतने होंगे या वह नया द्वार उसे कहां ले जाएगा। लेकिन एक बात तय थी, ये खेल अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया था। तभी उसके कक्ष का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ज्ञानी, एक सेवक की आवाज आई। राजकुमारी रूपवती आपसे मिलना चाहती हैं। अनिका ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। आ गया मेरा अगला लेवल, उसने मन में सोचा और उस सिक्के को अपनी थैली में महसूस किया। एक तरफ ब्रह्मांड के रहस्य और दूसरी तरफ एक टूटे हुए दिल का ऑडिट। सीईओ की लाइफ सच में आसान नहीं होती। एक सीईओ के जीवन में कभी कभी सबसे मुश्किल मीटिंग वह होती है जिसका कोई एजेंडा नहीं होता। और इस समय अनिका अपने जीवन की सबसे मुश्किल बिना एजेंडा वाली 1-on-1 मीटिंग का सामना कर रही थी। रूपवती उसके सामने बैठी थी, उसके कक्ष में, खामोश। आयला, ये तो फुल ऑन ऑकवर्ड साइलेंस है, अनिका ने मन में सोचा, अपने हाथों को देखते हुए। ये तो उस इंटरव्यू जैसा है जहां आप जानते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं होने वाले, बट HR फिर भी आपसे पूछता है, आप अगले 5 सालों में खुद को कहां देखते हैं? बहन, मैं तो खुद को अगले 5 मिनट में इस कमरे से बाहर देखना चाहती हूँ। तुमने बुलाया नहीं, पर मैं आ गई। रूपवती ने अंततः चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में अब वह दर्दनाक चीख नहीं थी, बल्कि एक शांत गहरी उदासी थी। एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने आ सकता है ना? शिट, इसने तो फ्रेंड कार्ड खेल दिया। अनिका का दिमाग चिल्लाया। अब तो मुझे प्रोफेशनल एथिक्स के नाते बात करनी ही पड़ेगी। ये तो मेरे एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है। बेशक, अनिका ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना गर्मजोशी भरा बनाते हुए कहा, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। रूपवती ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जो वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्रधान आचार्य वर्धमान, वे मुझसे फिर मिले थे। अनिका का क्राइसिस अलर्ट वाला सायरन बजने लगा। लो, आ गया नया ट्विस्ट। यह वर्धमान तो शार्क की तरह है, खून की एक बूंद सूंघते ही पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा तुम्हें बदल रही है, रूपवती ने धीरे से कहा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शायद मेरा प्रेम, मेरी भक्ति तुम्हें वापस ला सकती है। उन्होंने मुझे तुम्हारे करीब रहने को कहा है, तुम्हारी देखभाल करने को। बाप रे, ये तो सीधा जासूसी का ओपन ऑफर है। अनिका का खून खौल गया। इसने तो इस बेचारी लड़की को मेरे ऊपर एक इमोशनल स्पाई कैम की तरह फिट करने का प्लान बना लिया है। ये बंदा HR नहीं, सीधा के GB मेन होना चाहिए था। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। उसे रूपवती को बचाना था, लेकिन वर्धमान को यह शक हुए बिना कि उसकी चाल नाकाम हो गई है। प्रधानाचार्य आपकी चिंता करते हैं, अनिका ने एक बहुत ही चतुर डिप्लोमेटिक जवाब दिया। और वह सही है। मेरी ऊर्जा, वह मुझे बदल रही है। इसीलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे याद दिला सके कि मैं कौन हूं। उसने एक पल का मौन लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी देखभाल करो, रूपवती। मैं नहीं चाहता कि तुम एक सेविका बनकर मेरी प्रतीक्षा करो। ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा। वह उसके पास गई और उसके सामने बैठ गई। विक्रम तुमसे प्रेम करता था क्योंकि तुम मजबूत थी, तुम बुद्धिमान थी, तुम एक राजकुमारी थी जिसका अपना एक अस्तित्व था। वह नहीं चाहता कि तुम उसकी परछाई बनकर रह जाओ। तो मैं क्या करूं?
रूपवती ने खोई हुई आवाज में पूछा। अपना उद्देश्य ढूंढो, अनिका ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक सच्ची प्रेरणा थी। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। शहर में हजारों घायल सैनिक हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेघर परिवार हैं। उन्हें एक ज्ञानी की नहीं, एक राजकुमारी की जरूरत है। एक ऐसी राजकुमारी की जो उनके घावों पर मरहम लगा सके। अपनी पीड़ा को सेवा में बदलो, रूपवती। एक नया विक्रम बनाने की कोशिश मत करो, एक नई रूपवती बनो। ये एक ऐसी सलाह थी जिसकी रूपवती ने उम्मीद नहीं की थी। ये उसे दूर नहीं कर रही थी, ये उसे एक नई दिशा दे रही थी। रूपवती की आंखों में पहली बार दिनों बाद एक नई तरह की चमक उभरी। ये प्रेम की नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की चमक थी। सेवा, उसने धीरे से दोहराया। हाँ, अनिका ने कहा। प्रधान आचार्य को बताओ कि तुम मेरी देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका अपना रही हो, मेरी प्रजा की देखभाल करके। इससे वह भी प्रसन्न होंगे और तुम खुद को फिर से पा सकोगी। ये एक और शानदार कॉर्पोरेट समाधान था। उसने रूपवती को एक नया प्रोजेक्ट दे दिया था जिससे वह व्यस्त भी रहेगी और वर्धमान के जाल से भी बची रहेगी। रूपवती उठी। मैं इस बारे में सोचूंगी, उसने कहा और कक्ष से बाहर चली गई। अनिका ने एक गहरी सांस ली। चलो, एक और क्राइसिस टला, उसने सोचा। लगता है मैंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस वाले केपीआई में फुल मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। वह अपनी इस छोटी सी जीत से खुश हो ही रही थी कि तभी उसके कक्ष में एक और अनचाहा मेहमान आया। ये लावण्या थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही योद्धा वाली गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ज्ञानी, उसने बिना किसी भूमिका के कहा, मेरे पिता बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि यह संयुक्त कार्य दल परिषद की एक चाल है और आपका भाई, वह बहुत अनुभवहीन है। आयला, एक क्राइसिस खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू। अनिका ने सोचा, ये तो मेरे इनबॉक्स जैसा है। एक ईमेल का जवाब दो तो 10 नए आ जाते हैं। तुम्हारे पिता को धैर्य रखना सीखना होगा, अनिका ने कहा। धैर्य रखना एक योद्धा का गुण नहीं है, लावण्या ने पलटवार किया। मुझे बस यह आश्वासन चाहिए कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। अनिका उसे कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसे अपने दिमाग के भीतर एक हल्की सी, लगभग अश्राव्य कंपन महसूस हुई। यह क्षेत्रपाल का कॉल था। अनिका ने लावण्या को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? उसने अपने मन में पूछा। समस्या, क्षेत्रपाल की गहरी शांत आवाज उसके दिमाग में गूंजी। कार्यदल, वे मकबरे में हैं। उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया है जो उन्हें नहीं खोजना चाहिए था। एक ऊर्जा स्रोत, अस्थिर। वर्धमान के विद्वान उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शूरसेन के योद्धा उन्हें रोक रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। अनिका की आंखें खुल गईं। वॉट लग गई। मेरी टीम तो साइट पर जाकर आपस में ही लड़ने लगी। ये तो पूरा डिजास्टर है। मुझे जाना होगा, उसने लावण्या से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसने लावण्या को भी चौंका दिया। कहां? एक आपातकालीन बैठक है, अनिका ने कहा। एक ऐसी बैठक जिसे सिर्फ इस कंपनी का सीईओ ही संभाल सकता है। वह लावण्या को उस भ्रम में छोड़कर अपने कक्ष से बाहर भागी। उसे मकबरे तक पहुंचना था और वह भी जल्दी। उसने अपने पहले परफॉर्मेंस बोनस को छुआ। वह सोने का सिक्का। काश इस सिक्के से कोई सुपर बाइक या उड़ने वाला कालीन रिडीम हो सकता। वह जानती थी कि वह एक और कहीं ज्यादा खतरनाक क्राइसिस की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस बार वह डरी हुई नहीं थी। वह उत्साहित थी। चलो सीईओ साहिबा, उसने खुद से कहा जब वह परिषद के अस्तबलों की ओर भाग रही थी। अब टाइम है अपनी टीम को यह दिखाने का कि असली बॉस कौन है।